हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई जो आज का हमारा टॉपिक है वो हर टीचिंग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सी टेट, एच टेट, आर टेट, यूपी टेट, DSSB, KVS, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में मूल्यांकन से 2-4 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज भाई हम मूल्यांकन ही पढ़ेंगे कि मूल्यांकन होता क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जो एग्जामिनर पूछता है हम उतना ही पढ़ेंगे और उसी तरीके से पढ़ेंगे। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन। आज का हमारा टॉपिक है मूल्यांकन इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मूल्यांकन होता क्या है। मूल्यांकन भाई 2 शब्दों के मेल से बना है, मूल्य प्लस में अंकन। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मूल्य प्लस अंकन। मूल्य का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं बोल दूं इस पेन का मूल्य कितना है भाई 10 रुपए, और अंकन का मतलब आंकना, कि मैं इसका मूल्य आंकू कि भाई इसका 10 रुपए बता रहे हैं, क्या इसमें ये सच में 10 रुपए का है, क्या ये अच्छी राइटिंग देता है, क्या इसका कलर अच्छा है, मतलब मैं इसको आंक रही हूँ, क्या ये सच में 10 रुपए का मूल्य है इसका। ठीक है, तो जहाँ पे गुण ये लगा लो भाई 10 रुपए जो इसका मूल्य है, इसके गुण है, तो जहाँ पे गुणों को मापा जाए, जहाँ पर गुणों को मापा जाए वो क्या हो जाएगा हमारा मूल्यांकन। किसके थ्रू मापा जाता है भाई, मूल्यांकन के थ्रू मापा जाता है। ठीक है, किसके थ्रू मापा जाता है भाई, मूल्यांकन के थ्रू मापा जाता है किसी के भी गुणों को। जैसे मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता तथा विशेषता का मूल्य निर्धारित किया जाता है। मूल्य निर्धारित कैसे किया जाता है, अब भाई जैसे मैंने ये बता दिया कि भैया 10 रुपए का पेन है तो आप ये देखोगे कि क्या ये सच में 10 रुपए का पेन है, भाई इससे राइटिंग कैसी आ रही है, इसकी स्याही कैसी है, इसका कलर कैसा है, फिर आप ये डिसीजन लोगे ना कि ये 10 रुपए का पेन है या 5 रुपए का पेन है या फिर ये 20 रुपए का पेन है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसका मूल्यांकन किया। ठीक है भाई, जैसे आज तक भाई आपने स्कूल में स्टडी की है, आपका मूल्यांकन होता है तब आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो। जैसे आपने मान लो 10th क्लास के एग्जाम दिए हैं, तो वहाँ पे आपका मूल्यांकन हो रहा है कि क्या ये अगली क्लास में जाने के लिए तैयार है। और आजकल तो भाई एडमिशन के टाइम पे भी मूल्यांकन किया जाता है। जब हम बच्चे का नए स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो टीचर ये देखता है कि क्या ये इस क्लास में एडमिशन के लिए फिट है, तो वो उसका एक टेस्ट लेता है, तो वो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। वो उसकी योग्यताओं को देख रहा है कि क्या ये 11वीं क्लास की बुक पढ़ने के लिए योग्य है या नहीं है। ठीक है भाई, और मूल्यांकन सिर्फ ये नहीं है कि एक शैक्षिक स्तर पर ही होता है, मूल्यांकन मतलब कि सर्वोत्तम स्तर पे होता है, सारे सत्रों को शामिल करता है। जैसे कि भाई आप एक स्कूल को छोड़ के दूसरे में जाते हैं तो स्कूल वाले आपका सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसमें ये नहीं है कि आपके एग्जाम के मार्क्स ही होते हैं, उसमें ये भी लिखा होता है कि अभी आपने व्यवहार कैसा किया क्लास में, आप उद्दंड बच्चे रहे हो या अच्छे बच्चे रहे हो, आप टाइम पे स्कूल आते थे नहीं आते थे, आपका व्यवहार कैसा था, आपके बातचीत करने का तरीका कैसा था, आपका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, मतलब सारी बातें डिटेल में लिखी जाती हैं। तो मूल्यांकन किसी एक चीज तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये सर्वांगीण होता है। ठीक है भाई, तो मूल्यांकन आपको समझ में आया, किसी भी चीज के मूल्य को आंकना कि क्या सच में ये ऐसा है। ठीक है, अब आपके सामने कोई किसी की बहुत ज्यादा तारीफ कर दे कि भाई ये तो इतना सत्यवादी है, बिल्कुल हरिश्चंद्र है, ये कभी झूठ ही नहीं बोलता, क्या आप एकदम से उसकी बात पे यकीन कर लोगे? आप उसका मूल्यांकन करोगे। ठीक है, कि क्या ये सच में ऐसा है कि भाई ये कभी भी झूठ ही नहीं बोलता, क्या ये सच में सत्यवादी है, आप उसकी परीक्षाएं लोगे। तो जब आप ये प्रूव कर लोगे कि हाँ भाई ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, ये बिल्कुल सत्यवादी है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वो प्रक्रिया कहलाएगी हमारी मूल्यांकन। ठीक है, तो अब आते हैं कि मूल्यांकन के शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उद्देश्य हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। उद्देश्यों के साथ भी विशेषताएं भी बोल सकते हैं, महत्व वगैरह भी बोल सकते हैं। ये सारी चीजें होते एक ही हैं, पर क्या करते हैं यूट्यूब वाले कि भाई हर चीज को अलग अलग पढ़ाते हैं और इसी टॉपिक में आपका 1.5-2 घंटा ले जाते हैं और उसके ऊपर नाम लिख देते हैं मैराथन। पर अगर आप डिटेल में पढ़ के देखोगे तो इसके उद्देश्य, विशेषताएं, महत्व सारी चीजें ये एक ही होती हैं। ठीक है, तो चलिए मैं करवाती हूँ कि इसके क्या उद्देश्य होते हैं। देखो भाई, छात्रों की वृद्धि और विकास में सहायक। मूल्यांकन क्या होता है
छात्रों की वृद्धि और विकास में सहायक है। भाई मूल्यांकन के थ्रू ही तो हमें ये पता चला ना कि हाँ भाई बच्चे में कितनी वृद्धि हुई है, भाई बच्चा पिछली क्लास में कैसा था, इस क्लास में कैसा है, उसका विकास कितना हुआ है, ठीक है, उसका कितना विकास हुआ है, कितनी योग्यताएं उसमें विकसित हुई है, किसके थ्रू पता चलता है, हमें मूल्यांकन के थ्रू पता चलता है। अगर किसी बच्चे का विकास नहीं हो रहा है तो हमें भाई कैसे पता चला, मूल्यांकन के द्वारा ही तो हमें पता चला, तभी तो हम उसके लिए और अच्छी विधियां लेके आएंगे ताकि वो और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सके। तो भाई मूल्यांकन का मेन उद्देश्य क्या होता है कि भाई बच्चे की वृद्धि और विकास करे, बच्चे का वृद्धि और विकास करे, तो मूल्यांकन वृद्धि और विकास में सहायक होता है। आगे देखो भाई, अर्जित ज्ञान की जांच करना। मूल्यांकन है भाई वो अर्जित ज्ञान की जांच करता है कि बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जन किया है, ठीक है। जैसे कि जो स्कूलों में परीक्षाएं ली जाती हैं, भाई डेली बेसिस परीक्षाएं भी होती हैं, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, 6 मंथ पे होती है, ईयरली होती है, ठीक है, बहुत सारी परीक्षाएं ली जाती है। तो वो क्या करते हैं, टीचर यही तो देखते हैं कि भाई हमने बच्चे को जितना पढ़ाया, बच्चे ने उसमें से कितना सीखा है, कितना ज्ञान अर्जित किया है। भाई टीचर ने ये लगा लो मुट्ठी भर के आपको प्रसाद दे दिया, वो आपको देखना है कि आपने उसमें से 2 दाने लिए हैं, 4 दाने लिए हैं या 8 दाने लिए हैं। तो ये कैसे पता चलेगा टीचर को, मूल्यांकन के द्वारा पता चलेगा कि आपने कितना उठाया है, टीचर ने जो आपको ज्ञान दिया है आपने उसमें से कितना ज्ञान अपने पास रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, किसके थ्रू हमें पता चलता है, मूल्यांकन के थ्रू पता चलता है। तो अर्जित ज्ञान की जांच करना मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अवरोधों की पहचान, तो जो बाधा आई हमारे सामने, दूसरे पता किसके थ्रू चला, मूल्यांकन के थ्रू पता चला है कि भाई क्या बाधा आई है, बच्चे को भाई दिखाई नहीं दे रहा, पीछे बैठा है तो उसको आगे बैठाओ, भाई वो सुनने में असमर्थ है तो उसको भाई आगे बैठाओ, तेज आवाज में उसको समझाओ। किसी एक विधि से बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो विधि चेंज करके दूसरी विधि से बच्चे को समझाओ, ठीक है। तो किसके थ्रू हमें इन बाधाओं का पता चल रहा है, मूल्यांकन के थ्रू। जब अध्यापक उनकी परीक्षाएं ले रहा है उससे ये पता चल रहा है कि बच्चे भाई क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। उसके बाद आता है प्रतियोगिता की भावना विकसित करना, चुनो भीम लेके जाइए। उसके बाद आता है प्रतियोगिताओं की भावना विकसित करना, बच्चों के अंदर प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। प्रतियोगिता की भावना विकसित कैसे होती है भाई, मूल्यांकन के थ्रू होती है। अब जब बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, बच्चों की परीक्षाएं ली जाती है, आगे आता है प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। तो प्रतियोगिता की भावना हम कैसे विकसित करते हैं भाई, जब अध्यापक बच्चों की परीक्षा लेता है तो बच्चों में एक मतलब प्रतियोगिता आती है ना कि मुझे उससे ज्यादा अंक प्राप्त करने हैं, भाई मैं क्लास में टॉप आऊंगा, मुझे इससे अच्छा करना है। तो क्या है, वो एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है, बच्चे एक दूसरे से ज्यादा अच्छा करने की सोचते हैं। तो क्या होता है, प्रतियोगिता की भावना आती है बच्चों के मन में, किससे आई, ये मूल्यांकन से आई। जब अध्यापक ने बच्चों का मूल्यांकन किया तब बच्चों में प्रतियोगिता की भावना विकसित हुई। उसके बाद आता है व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी। भाई मूल्यांकन के थ्रू अध्यापक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता चलता है। एक बच्चा भाई गणित में कमजोर है, दूसरा इंग्लिश में कमजोर है, तीसरा हिंदी में कमजोर है। ये किसके थ्रू पता चला अध्यापक को, मूल्यांकन के थ्रू पता चला है। भाई जब अध्यापक ने बच्चों का मूल्यांकन किया तभी तो उसे ये पता चला, भाई एक बच्चे ने भाई गणित में तो लगा लो 80 नंबर ले लिए और इंग्लिश में उसने नंबर लिए हैं 20। तो किसके थ्रू पता चला अध्यापक को, जब उसने परीक्षा ली, उनका मूल्यांकन किया तब उसे ये पता चला कि बच्चा इंग्लिश में कमजोर है, ठीक है, और दूसरा बच्चा दूसरे सब्जेक्ट में कमजोर है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति की भिन्नताएं हैं ये किसके थ्रू पता चल रही है, अध्यापक को मूल्यांकन के द्वारा पता चल रही है। आगे देखो भाई, छात्रों का चयन व वर्गीकरण। अब छात्रों का चयन ये नहीं है कि यूपीएससी के लिए करना है, खैर यूपीएससी वगैरह के लिए भी जब चयन किया जाता है तो मूल्यांकन के थ्रू ही होता है, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, मेंस का होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो वो सारे क्या है, हमारे मूल्यांकन के ही पार्ट है। अब जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्या है, ये आपका मूल्यांकन ही हो रहा है। भैया एग्जामिनर यही तो देख रहा है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आप में वो सारी योग्यताएं हैं या नहीं है। तो किसके थ्रू पता चल रहा है भाई, ये मूल्यांकन के थ्रू पता चल रहा है। तो भाई छात्रों का चयन करना, अब भाई क्लास में मूल्यांकन के थ्रू अध्यापक को ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये 5 बच्चे तो मोस्ट इंटेलिजेंट है, क्लास में वर्क करवाते ही ये कर लेते हैं अपना, फिर बाकी टाइम में भाई इनको हम कोई एक्स्ट्रा वर्क दे सकते हैं। भाई 10 बच्चे मीडियम है, वो पूरी क्लास का वर्क क्लास टाइम में करते हैं, और भाई लास्ट के 3-4 बच्चे हैं वो बिल्कुल डल हैं,
उनको भी एक्स्ट्रा ध्यान की जरूरत है, उन पे एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, उनको एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत है। तो अध्यापक इनका वर्गीकरण कर सकता है, मूल्यांकन के थ्रू छात्रों का चयन कर सकता है कि कौन सा छात्र किस श्रेणी में आएगा और फिर उनका वर्गीकरण कर सकता है। उसके बाद आता है शैक्षिक मानकों का निर्धारण। मूल्यांकन के थ्रू अध्यापक को शैक्षिक मानकों का पता चलता है, उनका निर्धारण कर सकता है कि हमें क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, किस एज में बच्चे को क्या शिक्षा देनी चाहिए, कौन सी नीतियां यूज करनी है, विधियां यूज करनी है, वो सारी किससे पता चलती है भाई? मूल्यांकन से। आगे है व्यवसायिक निर्देशन। मूल्यांकन के थ्रू अध्यापक व्यवसायिक निर्देशन दे सकता है। कैसे दे सकता है भाई? मूल्यांकन के थ्रू अध्यापक को क्या पता चलेगा कि हाँ भाई इस बच्चे का, ये बच्चा ना मैथ में बहुत होशियार है, तो इसको अकाउंट दिला दो और ये आगे जाके बैंकिंग में जा सकता है। हाँ भाई इसको इंजीनियरिंग का काम दिला दो, ये आगे जाके इंजीनियर बन सकता है। ठीक है, तो भाई किसी को अगर साहित्य में ज्ञान है तो उसको अच्छा साहित्यकार बनने का व्यवसायिक निर्देशन दिया जा सकता है कि भाई आगे जाके तुम इस फील्ड में चले जाना। तो अध्यापक किसके थ्रू दे पा रहा है? मूल्यांकन के थ्रू, क्योंकि मूल्यांकन के थ्रू ही तो अध्यापक को ये पता चला ना कि बच्चे की किस विषय में रुचि है। उसके बाद आता है शिक्षण में सुधार। भाई शिक्षण में सुधार किया जा सकता है मूल्यांकन के थ्रू। एक शिक्षक को ये पता चलता है कि बच्चे भी किस विधि से सीख पा रहे हैं, किस विधि से नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, अगर एक दो बच्चा क्लास में नहीं सीख पा रहा है तो वो उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे भाई उसको दिखाई कम दे रहा है या डिसलेक्सिया है, डिस्फेजिया है, ये जो शिक्षण संबंधी विकार होते हैं भाई, कोई विकार है या फिर फैमिली प्रॉब्लम है, उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है। मगर अगर पूरी क्लास सीखने में कमजोर है, इसका मतलब क्या है कि हमारा सिखाने का तरीका गलत है। तो ये हमें किसके थ्रू पता चला? मूल्यांकन के थ्रू हमें ये पता चला कि हाँ भाई सारी क्लास ने 10 में से 2 नंबर लिए हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा पढ़ाने का तरीका गलत है। तो शिक्षण में सुधार की जरूरत है। किसके थ्रू पता चला? मूल्यांकन के थ्रू पता चला। उसके बाद क्या है? अध्यापकों की शिक्षा प्रभावशीलता का ज्ञात। ठीक है कि भाई अध्यापक का जो शिक्षण है वो कितना प्रभावशाली है, किस अध्यापक का शिक्षण कितना प्रभावशाली है। अब मान लो हिंदी में सारे बच्चे 100 में से 60 नंबर ले रहे हैं, मैथ में सारे बच्चे 100 में से 90 नंबर ले रहे हैं, तो आप किसके शिक्षण को ज्यादा प्रभावशाली बताओगे? मैथ टीचर के शिक्षण को ना, कि भाई मैथ वाला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, इसलिए जो सारी क्लास है उसका एवरेज 90% है। ठीक है भाई, तो किसके थ्रू पता चला? मूल्यांकन के थ्रू पता चला। तो अध्यापक का शिक्षण है उसको वो कितना प्रभावशाली है, किसके थ्रू पता चलता है? मूल्यांकन के थ्रू। ठीक है भाई, उसके बाद आ जाते हैं शिक्षा में मूल्यांकन की भूमिका। भाई शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन की क्या भूमिका है? देखो भाई, मापन और मूल्य निर्धारण की भूमिका। मापन और मूल्य निर्धारण मैंने अभी बताया ही था, पीछे उद्देश्य में करवाया था कि जो मूल्यांकन है वो क्या करता है? मूल्य निर्धारण करता है कि ये इस बच्चे में मतलब कितने गुण हैं। आप तो जैसे जो ग्रेड दी जाती है ना, आप मार्कशीट पे ग्रेड दी जाती है, आप ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, तो वो क्या है हमारा? वो हमारा मूल्य निर्धारण है। हम किस मूल्य में आते हैं? ए ग्रेड में आ रहे हैं, बी ग्रेड में आ रहे हैं, सी ग्रेड में आ रहे हैं। ठीक है, तो किसके थ्रू हो पा रहा है? वो मूल्यांकन के थ्रू। तो मापन और मूल्यांकन की मूल्य निर्धारण की भूमिका तय करता है मूल्यांकन। फिर है प्रगति और सुधार संबंधी प्रवेश की भूमिका। ठीक है, बच्चे में कितनी प्रगति हो रही है, बच्चे में कितनी प्रगति हो रही है, किसके थ्रू पता चलता है? मूल्यांकन के थ्रू। ठीक है, अब भाई कोई बच्चा अभी भाषण विधि से नहीं सीख पा रहा है, आपने भाषण विधि को कट करके व्याख्यान विधि कर दिया। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि का यूज किया। फिर आप ये देखोगे कि हाँ भाई बच्चे भाषण विधि से नहीं सीख पा रहे थे, तो प्रश्नोत्तर विधि से बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, कितना बच्चों ने डेवलपमेंट किया है, कितना उनमें सुधार हुआ है, तो किसके थ्रू पता चलेगा? मूल्यांकन के थ्रू पता चलेगा। ठीक है ना, तो ये सुधार संबंधी प्रवेश की भी भूमिका तय करता है। फिर निदानात्मक और पूर्व कथनात्मक। ये निदानात्मक तो है ही भाई, समस्याओं का निदान करता है। एक बच्चे को कम दिखाई देता, मूल्यांकन से आपको पता चला कि हाँ भाई ये बच्चा देखने में कमजोर है, आपने उसको आगे बैठा दिया, उसकी समस्या का निदान हो गया भाई मूल्यांकन निदानात्मक। फिर पूर्व कथनात्मक। आपने देखा कि हाँ भाई कोई लड़की है भाई, वो ये लगा लो हमेशा साहित्य पढ़ती रहती है। ठीक है, तो आपने ये अंदाजा लगा लिया आप
ये कह सकते हो कि तू बड़ी होगी भाई बहुत बड़ी साहित्यकार बनेगी। तो आपने पूर्व कथन, पूर्व कथनात्मक का क्या मतलब है? पूर्व का मतलब पहले होता है, कथन का मतलब कोई भी कथन कहना। तो पूर्व कथनात्मक मतलब जो पहले कथन कहा जाए, वो होने से पहले। भाई साहित्यकार पता नहीं कितने सालों बाद जाके बनेगी, पर आपने आज ही भविष्यवाणी कर दी ना। तो ऐसा क्या किससे संभव हो पाया? मूल्यांकन से। फिर उपचारात्मक भूमिका, जो मूल्यांकन है भाई वो उपचारात्मक भूमिका भी निभाता है। अब भाई किसी बच्चे को डिस्फेजिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्कैलकुलिया है, ठीक है भाई, और सब्जेक्ट में बच्चा मान लो बहुत अच्छा है, पर वो गणित के सम नहीं कर पा रहा है, गणित के जोड़ घटा नहीं कर पा रहा है। तो जब आपने मूल्यांकन किया उसका, तभी तो आपको ये पता चला ना कि भाई जोड़ घटा नहीं कर पा रहा है, गणित के सम नहीं कर पा रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छा है। इसका मतलब उसको कौन सा विकार हो सकता है? डिस्कैलकुलिया। कौन सा हो सकता है भाई? डिस्कैलकुलिया। आपको पता है ना गणित संबंधी विकार कौन सा होता है? डिस्कैलकुलिया होता है। तो उसको डिस्कैलकुलिया विकार हो सकता है। फिर आप उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो उसका उपचार हो जाएगा। इसलिए मूल्यांकन को क्या बोला जाता है? उपचारात्मक। फिर है मानक निर्धारण की भूमिका। भाई मूल्यांकन वो शिक्षा के मानक निर्धारित करता है, किस एज में बच्चों को कितना सिखाया जाना है, कौन सी विधियां यूज करनी है, कौन सी उप विधियां यूज करनी है, क्या हमारी शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, क्या सहायक सामग्री होनी चाहिए, ठीक है। वे सारे मानक मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उसके बाद आता है मूल्यांकन की विशेषताएं। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, ये दे दे, एग्जामिनर इस टाइप से दे देगा, मूल्यांकन की विशेषताएं दे देगा, और इनमें से मान लो 3 दे दी और एक कुछ एक्स्ट्रा लिख देगा, और ये बोल देगा कि ये बताओ ये मूल्यांकन की विशेषता इनमें से कौन कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो आपको इसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। भाई एक तो है समग्रता। मूल्यांकन समग्र होता है, मैंने पहले ही बताया था। मूल्यांकन किसी एक चीज का नहीं होता, ना ही एक सब्जेक्ट का होता है। मूल्यांकन समग्र तरीके से होता है कि हाँ भाई इसने की शारीरिक वृद्धि कितनी हुई है, ये बातचीत करने में इसने कितना विकास किया है, इसका सामाजिक विकास कितना हो रहा है, ये किस सब्जेक्ट में कितना विकास कर रहा है, मतलब उसका समग्र मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन हमेशा समग्र होता है, किसी एक विषय से संबंधित नहीं होता। फिर क्या होता है? विश्वसनीयता। भाई जो मूल्यांकन होता है वो विश्वसनीय होते हैं, मूल्यांकन होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बोलते हैं उसको, आंकड़ों पर निर्धारित होते हैं। किस लिए विश्वसनीय होते हैं? क्योंकि ये आंकड़ों पर निर्धारित होते हैं। फिर क्या होती है? वस्तुनिष्ठता। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता होती है। अब भाई क्लास में मूल्यांकन हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, ये मूल्यांकन किया जा रहा है कि क्या आप नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि उनमें ऐसे क्वेश्चन दे देंगे जिससे ये पता चले कि आप शादी के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। तो वो तो वस्तु से भटक जाएंगे ना। तो क्या होता है? मूल्यांकन क्या होता है? वस्तुनिष्ठ होता है। हम किस लिए मूल्यांकन कर रहे हैं? ये देखने के लिए कि बच्चा भी अगली क्लास में जाने के लिए तैयार है या नहीं है। तो ये मूल्यांकन क्या होता है भाई? वस्तुनिष्ठ होता है। फिर क्या होता है? व्यवहारिक होता है। मूल्यांकन क्या होता है भाई? व्यवहारिक होता है। क्यों? क्योंकि व्यवहार में ही तो किया जाता है, व्यवहारिक होता है। फिर क्या है? वैधता। भाई वैध तो होता ही है, इसलिए सरकार ने भी लागू कर रखा है। अगर वैध कोई चीज वैध नहीं होगी तो क्या सरकार उसको लागू करेगी? भाई सरकार ने भी तो लागू कर रखा है ना मूल्यांकन को। अब स्कूलों में मूल्यांकन होता है तभी तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में जा पाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे भी जब जा पाते हैं, जब पिछले चैप्टर का मूल्यांकन हो जाता है। तो इसलिए ये वैध होता है। फिर क्या है? विभेदकारिता। भाई मूल्यांकन विभेदकारी भी होता है। विभेदकारिता का क्या मतलब है कि मूल्यांकन ये जरूरी नहीं है कि जब हम किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका सेम टू सेम मूल्यांकन आए, सेम टू सेम निष्कर्ष निकले, ऐसा जरूरी नहीं है। एक मूल्यांकन दूसरे मूल्यांकन के परिणामों को भी भेद सकता है, उनको भेद सकता है, अलग परिणाम निकाल सकता है, ठीक है। ये थे मूल्यांकन की विशेषताएं। अब मैं ये बता दूं कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस टाइप से बनाएगा। जैसे कि ये बता देगा क्या मूल्यांकन में से अर्जित ज्ञान की जांच की जा सकती है। अब इस टाइप से क्वेश्चन बनाने लग गया। जैसे ये दे देगा कि मूल्यांकन से अर्जित ज्ञान की जांच की जा सकती है, ये कथन सत्य है, असत्य है, या फिर मतलब कि सत्य असत्य दोनों है। तो ये भाई बिल्कुल सत्य है। अगर आपको याद होगा तो आप टिक लगा दोगे कि हाँ भाई अर्जित ज्ञान की जांच तो हो सकती है उसमें, तो ये बिल्कुल सत्य है।
जैसे कि ये हो जाएगा, ये दे देगा कि मूल्यांकन की विशेषताओं में कौन सी विशेषता है, इनमें से एक दे देगा, 3 कुछ अलग से दे देगा, या इनमें से 3 दे देगा और एक अलग से दे देगा, आपसे वो पूछ लेगा। तो एग्जामिनर इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनाएगा। तो भाई मूल्यांकन का इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप ये कर लेते हो तो किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके 4-5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक